नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल में हरित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। हरित क्रांति से भारतीय कृषि में गत्यात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। गत्यात्मक परिवर्तन अर्थात पहले जो भारतीय कृषि की पद्धति थी उसमें उत्पादन, कृषि यंत्रों का प्रयोग, सिंचाई की सुविधाएं, उर्वरकों का प्रयोग, उनमें एक स्थिरता थी, एक प्रकार से तेजी नहीं थी। तो इस तेजी को लाने के लिए भारत में हरित क्रांति का प्रयास किया गया और इसके विश्व में जनक कृषि वैज्ञानिक बोरलॉग थे। उन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के पिता स्वामीनाथन थे। उन्होंने भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। यह प्रयास उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक तथा नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की नवीन प्रक्रिया को अपनाने से हुआ। उच्च गुणवत्ता वाले बीज, जो बीज इस दौरान बनाए गए उनमें ऐसे संकर बीजों का प्रयोग किया गया जो कि भारत की जलवायु की दृष्टि से जो रोग और जो उत्पादन पहले कम हो रहा था, जो इससे पहले बीजों के प्रयोग करने में समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा था, उनमें सुधार किए गए। उन्नत किस्म के बीज बनाए गए जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, कीटों के प्रति उनकी क्षमता बढ़ी और उनसे होने वाले उत्पादन में वृद्धि हुई। जो वो फल देते थे वो फल पहले की मात्रा में ज़्यादा हुआ। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया ताकि मौसमी बीमारियों से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान से बचाया जा सके। नहरी सिंचाई का उपयोग वर्षा की कमी, पानी की कमी को दूर करने के लिए ऐसे समय जब किसान को फसलों के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए नहरी सिंचाई पर जोर दिया गया और नहरी सिंचाई को विकसित किया गया। 1951 से पहले और 61 के दशक में जहां कुल उत्पादन वृद्धि 17 मिलियन टन थी, वहीं 1966 से 76 के दशक में यह वृद्धि 49 मिलियन टन हो गई। 1951 से 1961 के जो 10 वर्षों में उत्पादन वृद्धि हुई थी वह थी 17 मिलियन टन, लेकिन उसके बाद में 1966 से 76 के दशक में जब पहली बार भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ, आगामी 10 वर्षों में यह वृद्धि 49 मिलियन टन हो गई। भारत में पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका, इसे ही हरित क्रांति कहा गया। पहले भारत खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहा करता था, लेकिन अब भारत में खाद्यान्न इतनी मात्रा में होने लगा कि भारत को अब दूसरे देशों से खाद्यान्न को आयात करने की आवश्यकता नहीं रही। और यह मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर था। कृषि में विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी को अपनाना, सेवाओं के विशेष पैकेज देना, सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज देना। इन कारणों से किसानों को पूंजी, उर्वरक, बीज और यंत्रों का
कृषि कार्य में प्रयोग करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और जिसका परिणाम यह रहा कि भारत हरित क्रांति में प्रवेश कर गया। हरित क्रांति के सबसे पहले पंजाब हरियाणा में ही आने के क्या कारण रहे? क्योंकि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी वह पहले मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत में, और उत्तरी पश्चिमी भारत में राज्य मुख्यतः पंजाब और हरियाणा आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा सफल रही। और इसके कारण क्या रहे? यहाँ सिंचाई का विकास पहले किया गया। पंजाब और हरियाणा में नदियाँ सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और उनकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्ष भर सिंचाई की सुविधा के लिए पानी उपलब्ध था और ये पुराने समय से ही एक उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए इस स्थान को चुना गया। संकर बीजों का विकास सबसे पहले हुआ यहाँ और उनके लिए अनुकूल क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए गए संकर जो बीज थे, उन संकर बीजों के उपयोग के लिए जो क्षेत्र के लिए अनुकूल जलवायु चाहिए वो इन क्षेत्रों में उपलब्ध थी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य थे। पूंजी लगाने और जोखिम उठाने वाले किसान, इस क्षेत्र में किसानों के पास प्राचीन काल से ही उन्नत भूमि होने के कारण, पानी की सुविधा होने के कारण कृषि कार्य करने से उनकी आय अधिक थी और उनके पास पूंजी की कमी नहीं थी और वो जोखिम उठाने के लिए भी तैयार थे। जोखिम उठाने से तात्पर्य यह है कि अगर इस बार किसान किसी भी, जैसे मान लो कपास की फसल के लिए कोई बीज प्रयोग में लेकर के आता है, तो वो ऐसे जोखिम उठा सकता है कि नए बीज प्रयोग करने से अगर उसकी फसल इस बार उत्पादन इतना नहीं दे पाती है जितना उसका खर्चा लग गया है, तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले पूंजी जमा थी और वो जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। तो बीजों का प्रयोगशालाओं में बनने के बाद जो क्रियान्विति होती है वो भूमि पर ही होती है और वो भूमि थी किसानों के पास और यहाँ के किसानों ने यह जोखिम उठाने के लिए ये तैयार थे। राजनीतिक इच्छा, यहाँ की जो राजनीतिक शक्तियाँ थी उनकी भी इच्छा यही थी कि नए कार्यों को, नए प्रयोगों को उपयोग में लिया जाए और उन्होंने किसानों से वादे भी किए कि अगर इससे कुछ नुकसान होता है तो उनके लिए वो वहाँ तत्पर हमेशा तैयार है। कृषि जोत का आकार बढ़ा। यहाँ के किसानों के पास भारत देश के दूसरे किसानों की अपेक्षा जो कृषि भूमि थी वो अधिक थी। पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त विसरण न होने के कारण, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में यह क्रांति सफल रही, लेकिन पूर्वी भारत में यह उतनी तेज गति से नहीं फैल पाई। उसके क्या कारण थे कि ये क्षेत्र वर्षा का क्षेत्र रहा, अतः सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रों पर सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई के साधनों को उन्नत करने और उनको विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया गया। कृषि जोत का आकार छोटा। यहाँ जो किसानों के पास कृषि भूमि है वह कम मात्रा में है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वह अधिक है और परिवार में बटाई प्रणाली के कारण यहाँ जो अगली पीढ़ी आती है उसमें फिर प्रत्येक किसान को मिलने वाली भूमि का आकार छोटा हो जाता है। इन क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो सका था। खनन उद्योग कार्यों में यहाँ के लोग लगे हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र में खनिजों की अत्यधिक मात्रा मिलने के कारण यहाँ के लोग मुख्यतः जो व्यवसाय अपनाते हैं वो व्यवसाय खनन है। खनन व्यवसाय में अधिक लोगों के संलिप्त होने के कारण उनका ध्यान कृषि कार्य की ओर नहीं गया। पूंजी का अभाव।
यहाँ के किसानों के पास उतनी पूंजी नहीं थी कि वो अपने कृषि कार्य में लगा सके। हरित क्रांति का आलोचनात्मक विश्लेषण। यद्यपि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत आत्मनिर्भर हो सका, परंतु हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए, जैसे प्रादेशिक विभिन्नता। प्रादेशिक विभिन्नता से यह तात्पर्य है कि भारत के एक क्षेत्र में तो अनाज का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस कारण से कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तो खाद्यान्न का उत्पादन खूब होने लगा, लेकिन पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ अनाज का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था। सिंचित असिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता में अंतर आने लगा। सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण नियमित रूप से फसलों को पानी मिलने लगा। इस वजह से वहाँ उत्पादकता भी बढ़ने लगी, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण उत्पादकता में कमी आने लगी। सभी फसल इससे लाभान्वित नहीं हो सकी। इस हरित क्रांति में सबसे पहले खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया गया था और उसमें भी प्रथम तक गेहूं थी, और गेहूं पर अधिक जोर दिए जाने के कारण जो बाकी दूसरी फसलें थी उनको गौण कर दिया गया। हरित क्रांति के प्रदेशों में मिट्टी लवणता की समस्या पैदा हुई। इन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण और अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण और मिट्टी जो बीज बनाए गए थे उनके द्वारा मिट्टी का अधिक शोषण करने के कारण मिट्टी में लवणता की समस्या आने लगी। हरित क्रांति का दूसरा चरण। इस दूसरे चरण में क्या प्राथमिकता दी गई कि इसको फैलाया जाए। जैसे पहले उत्तरी पश्चिमी भारत में थी, अब इसको पूरे भारत में, जैसे पूर्वी भारत, पठारी भारत में जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में फैलाया जाए। तटवर्ती भारत जैसे कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र, अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र, उनमें भी किसानों को जागरूकता फैलाई जाए और उनको उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चावल को प्राथमिकता। जैसे प्रथम चरण में गेहूं को प्राथमिकता दी गई, द्वितीय चरण में चावल को प्राथमिकता दी गई। चावल के साथ तिलहन और दलहन को भी प्राथमिकता दी गई। अब द्वितीय चरण में चावल के उन्नत किस्म और तिलहन और दलहन के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति के दूसरे चरण में निम्न चीज़ों पर बल दिया गया। भूमिगत जल के प्रयोग पर बल। भूमिगत जल बल जैसे नलकूपों का प्रयोग करना, उर्वरकों के छोटे पैकेट की उपलब्धता, छोटे छोटे पैकेट बना करके उनका वितरण आसानी से किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उर्वरकों और बीजों के छोटे पैकेट बनाए गए और उनका बिल्कुल अंतिम किसान तक उनका वितरण किया गया, ताकि प्रत्येक किसान इन उर्वरकों और इन बीजों से लाभ ले सके और वो इस कड़ी में अपना सहयोग कर सके। कीटनाशकों पर छूट। कीटनाशकों पर उर्वरकों पे अत्यधिक पैसा खर्च होने के कारण वो महंगी होती थी, तो सरकार के द्वारा उनके
उपयोग किसानों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में हो सके, इसके लिए उन पर जो कर लगाए गए थे उनको कम किया गया। तो ये थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। पहले प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, और प्रथम और द्वितीय चरण में आने वाली जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करना। और ये एक निरंतर लगातार प्रयास जारी है। उन्नत संकर किस्म के बीजों को बनाना, उन्नत उर्वरकों का प्रयोग करना और किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ताकि जो भारत का किसान है वह अब न केवल खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि तिलहन, दलहन, रेशेदार पेय पदार्थ जैसे चाय, कहवा, इनमें भी फसलों का अत्यधिक उत्पाद वो ले सके और अपने देश और अपने परिवार के विकास में सहयोग दे सके, जिससे उसकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो।